हेलो लर्नर्स, दिस इज रीना। प्लीज वेलकम बायोवेव्स विद रीना सिंह। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी पढ़ाई की। आज हम पढ़ने वाले हैं हम बीमार क्यों पड़ते हैं या हम बीमार क्यों होते हैं। ये क्लास 9 से एनसीईआरटी का एक चैप्टर है आपके साइंस में। हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि हमारा जो शरीर है वो सेल से मिलकर बना होता है। सेल, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर रहा है या अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस दशा में क्या होगा। जैसे कि आपकी किडनी है, वो आपको अच्छे से पता होगा कि किडनी क्या कार्य करती है। किडनी फिल्ट्रेशन का कार्य करती है, यानी कि निस्यंदन का कार्य करती है, जिससे हमारी बॉडी के जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वो बाहर आते हैं। तो अगर किडनी ये फिल्ट्रेशन करना बंद कर दे तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर टॉक्सिक पदार्थ कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारा जो माइंड है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। और जब वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो हम ये चीज बोलेंगे कि हमारी हेल्थ आज कुछ ठीक नहीं है, हमारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। हमें चक्कर आना, वोमिट होना या फिर ब्लीडिंग होना, इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी और एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं कि हमारा स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। अगर हम दो लाइन में स्वास्थ्य की परिभाषा के बारे में या हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो वह अवस्था जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके, यानी कि वो स्टेज जिसमें हमारी बॉडी मेंटली, फिजिकली और सोशली अच्छे से परफॉर्म करती है या अच्छे से वर्क करती है अपनी पूरी क्षमता के साथ, तो वो हमारे स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। कि हेल्थ इज देयरफॉर स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, यानी कि सोशली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी हमारी बॉडी अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता के साथ एक अच्छा परफॉर्म कर सके, तो हम उसे बोलेंगे हमारा शरीर स्वस्थ है। अब इसी स्वास्थ्य को प्रभावित किया जाता है कई कारकों के। अब इन कारकों में, इन फैक्टर्स में सबसे पहले पर्यावरणीय फैक्टर आता है। पर्यावरणीय फैक्टर यानी कि आपका एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट में आसपास क्या चीजें हैं, क्या हो रहा है, ये चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्टली, कभी इनडायरेक्टली आपकी बॉडी को, आपके स्वास्थ्य को इफेक्ट करती है। जैसे कि पर्यावरणीय जो कारक होते हैं उसके अंतर्गत आपका प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, जैसे कि भूकंप हुआ, चक्रवात हुआ, बाढ़ हुई, ये चीजें, दूषित वायु हुई, दूषित पानी हुआ, कूड़ा करकट हुआ, जो आपके स्वास्थ्य को, उन पर आने वाले मक्खी मच्छर, ये धीरे धीरे आपकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट फिर आपका आता है सामाजिक। आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो सकता है कि आप एक चोर चुका वाली सोसाइटी में रहते हो, या आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ के लोगों की वाइब्स नेगेटिव है, वो नेगेटिव सोचते हैं, एक दूसरे से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको मेंटली डिस्टर्ब जरूर करती हैं, जो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य पर नेगेटिव असर डालती हैं। और यही रीजन होता है कि आजकल 60% लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। फिर बात आती है आपकी आर्थिक स्थिति की। डायरेक्टली ये चीज आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती है। आर्थिक स्थिति में एक बच्चा बारी बारी से बीमार पड़ रहा है, उसके बीमार पड़ने का रीजन जब आप डॉक्टर से पता करते हैं तो डॉक्टर बोलता है बच्चे को पूरी तरीके से पोषण नहीं मिल पा रहा। उसे पोषण ना मिलने का रीजन उसके पेरेंट्स उसे वो खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये चीजें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ, उसका न्यूट्रिशन पूरा इनकम्प्लीट हो जाता है, उसकी हेल्थ धीरे धीरे खराब होने लगती है, बच्चा वीक होता है। तो एक तरीके से ये हमारी जो आर्थिक स्थिति है ये भी हमारी हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आपका आता है आनुवंशिकी, यानी कि आपका हेरिडिटी। आनुवंशिकी में हमने पढ़ा था कि मतलब आनुवंशिकी वही होती है जो एक पीढ़ी दर दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हीमोफीलिया हुआ, ये कैसी बीमारी है जो मतलब हमें ना तो एनवायरनमेंट से लगती है, ना सोशली लगती है, ना ही इसका हमारी आर्थिक स्थिति से कोई मतलब होता है। आनुवंशिकी होती है जो हमारे पेरेंट्स में प्रॉब्लम है, चाहे वो बीपी ले लो, हाई ब्लड प्रेशर ले लो, शुगर ले लो, हीमोफीलिया ले लो, ये चीजें ऐसी हैं। कलर ब्लाइंडनेस, ये ऐसी बीमारियों के नाम है जो हमें आनुवंशिकी में मिलती है, यानी कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, उन्हें उनके पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है, इतना समझ में आता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है
कि स्वस्थ और रोग मुक्त शरीर में डिफरेंस क्या है, यानी कि आपका स्वस्थ और एक रोग मुक्त। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर किसी शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो उसे खांसी जुकाम है, ना ही उसे फीवर है, ना ही उसके किसी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, ना ही उसे कोई हीमोफीलिया जैसी कोई बीमारी है, वो इस वक्त हर बीमारी से मुक्त है, तो क्या मैं उसे बोल सकती हूँ कि वो एक स्वस्थ शरीर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोग मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो हमारा शरीर स्वस्थ है। रोग मुक्त शरीर, आप उस शरीर को कह सकते हो कि मेडिकेशन चला, फीवर वगैरह था, मेडिकेशन चला और बच्चा ठीक हो गया। नहीं, ये चीज आपको कह सकते हैं कि अभी मेडिकेशन कंप्लीट हो चुका है बच्चे का, बच्चे ने दवाइयां को कोर्स पूरा कर लिया है तो अब वो बिल्कुल ठीक है, तो हम उसे बोल सकते हैं रोग मुक्त। लेकिन एक बच्चे के अंदर जो कैल्शियम, ब्लड, कार्बोहाइड्रेट, जो इन सब की कमी होती है, वो जब तक कंप्लीट नहीं होगी, बच्चे का पोषण स्तर अच्छे से ठीक नहीं होगा, वो बच्चा अपनी पूरी क्षमता के साथ हर फील्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर देता, तब तक हम उसे स्वस्थ नहीं बोलेंगे। अब बाहर से आप किसी इंसान का एग्जांपल ले लेते हो कि बाहर से वो इंसान बिल्कुल अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, स्माइल भी करता है, अच्छे से दौड़ भी सकता है, कोई खांसी जुकाम कुछ नहीं है, कोई फीवर नहीं है, कोई ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनीमिया नहीं है, ब्लड की कोई कमी नहीं है, और हम बोल रहे हैं कि इसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, ये इंसान बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन वो इंसान जब किसी फील्ड में जाता है, वो प्रॉपरली सोच नहीं पा रहा है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहता है। तो बीमारी ना होना स्वस्थ शरीर की डेफिनेशन नहीं है। हम उसे ये तो बोल सकते हैं कि उसका शरीर रोग मुक्त है, लेकिन वो एक हेल्थी इंसान तभी होगा जब वो मेंटली, अभी हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा, मेंटली, फिजिकली एंड सोशली अच्छे से परफॉर्म कर रहा हो, किसी वर्क को अच्छे से कर पा रहा हो, तो तभी हम बोलेंगे कि वो एक स्वस्थ शरीर में है। यानी कि जैसे आप कोई डांसर है, वो अपने पूरे कंट्रोल के साथ अपनी हर परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब अपनी हर मुद्राएं होती हैं, कुछ एक्शंस होते हैं, उन पूरे सभी एक्शंस के साथ में विषम परिस्थितियों में भी, यानी कि जो अपोजिट्स होते हैं, मतलब वो बहुत एनवायरनमेंट वहां पर परफॉर्म करने लायक नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी क्षमता के साथ उस एनवायरनमेंट में परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हम से बोल सकते हैं कि वो स्वस्थ है। एक बांसुरी वादक है, वो अपनी सांस पे अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है और बांसुरी बजा रहा है, तभी हम उसे बोलेंगे कि वो स्वस्थ है, बिकॉज वो अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है अपनी फिजिकली, यानी कि जो उसकी सांस है वो उसे अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है, देन वो अच्छे से बांसुरी बजा पा रहा है। एक विद्यार्थी का जीवन आप ले लेते हो, एक विद्यार्थी बीमार नहीं है और उसके साथ ही वो अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा है बिना डिस्ट्रक्शन के, कोई इधर उधर ध्यान भटकने वाली चीज नहीं है, कोई मानसिक तनाव नहीं है, तो हम उस विद्यार्थी को बोल सकते हैं कि हाँ वो स्वस्थ है। ये नहीं है कि बच्चा पढ़ने के लिए बैठा और ध्यान जा रहा है, यार सर दुख रहा है या फिर पढ़ रहा है तो फिर थोड़ी देर के लिए मोबाइल देख लेता हूँ, नहीं, वो मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पढ़ाई ही करनी है। तो आप इस डेफिनेशन को एक स्वस्थ शरीर वाली डेफिनेशन दे सकते हो। अब बात आती है रोग और इसके कारण। इसके कारण यानी कि हमारे शरीर में जो बीमारियां होती है वो किन कारणों की वजह से होती हैं, या जो उसके मेन रीजंस होते हैं वो क्या होते हैं। अब हमने पढ़ा था जो टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, इनके हमारे शरीर का जो अंग तंत्र होता है और जो क्रियात्मक तंत्र होता है वो कौन बनकर मिलाते हैं, या सॉरी मिलकर बनाते हैं जो टिश्यूज होते हैं। अब जैसे कि आपका पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र में आपकी आमाशय आती है, आंत आती है। मेन फंक्शन क्या है, भोजन को डाइजेस्ट करना, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो आमाशय और जो आंत आती है वो आपके भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करती है। ऐसे ही आपका मसल्स और बोन जो सिस्टम होता है, यानी कि आपका पेशी जो तंत्र होता है वो क्या करता है कि आपके शरीर को सुदृढ़ता देता है, आधार देता है, और साथ ही आपके शरीर में जो मूवमेंट होती है वो करने में आपको हेल्प करता है। अब अचानक से हमारी बॉडी में कुछ कोई भी अंग है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, हमें भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर हमें वोमिटिंग जैसा हो रहा है, लूज मोशन वाली प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, या फिर फीवर जैसी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें खुद से लगता है कि हमारी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो हम उसे घर पर एक आध मेडिसिन वगैरह लेकर ठीक कर सकते हैं,
लेकिन अगर वो प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ रही है, सपोज करो कि हमारे जो पाचन सिस्टम है उसी में कुछ प्रॉब्लम है, तो सीधी सी बात है ना, तो हमें भूख लगेगी, हमारा लीवर फंक्शन जो होता है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल वो काम करना बंद कर देगा लीवर। और ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो होने लगती हैं। फाइनली हम बोल देते हैं कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है। और जब हेल्थ ठीक नहीं है तो हमें हेल्थ में प्रॉब्लम क्या है ये प्रॉब्लम पता लगाने के बाद हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर यदि एक्सपीरियंसेबल है तो बोल देगा कि मतलब ये आपको प्रॉब्लम हुई है, आपकी मेडिसिन लो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम फाइंड नहीं कर पा रहा है तो फिर वो हमें कुछ टेस्ट बोलता है, जिन टेस्ट को करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें क्या प्रॉब्लम हुई है। फिर वो उसी के अकॉर्डिंग, चाहे फिर वो एंटीबायोटिक्स दे, कुछ और मेडिसिन दे, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग जो हमें प्रॉब्लम निकलती है, प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी मेडिकेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है। नेक्स्ट आपका आता है कि ये रोग होते कितने टाइप के हैं, यानी कि रोग के प्रकार। अभी आपके 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला आप ले लो तीव्र रोग, ठीक है। सेकंड आप ले लो दीर्घकालिक रोग। नेक्स्ट असंक्रामक रोग। एंड लास्ट वन इज संक्रामक। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं तीव्र रोग क्या होते हैं। तीव्र रोग की श्रेणी में उन बीमारियों, उन रोगों को रखा जाता है जिनकी जो अवधि होती है, जिनका टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इससे ज्यादा वो बीमारी नहीं चलने वाली। यानी कि फाइनली वो 10 दिन या 15 दिन के बाद ठीक हो ही जानी है। इसके अंतर्गत आपको क्या बोल सकते हो, आपका खांसी जुकाम हुआ, ये आपकी ऐसी प्रॉब्लम है, ये ज्यादा दिन नहीं चल पाती। फीवर भी आप इस श्रेणी में रख सकते हो, यानी जो बुखार होता है वो भी आप तीव्र रोग वाली श्रेणी में रख सकते हो। खांसी जुकाम ज्यादा 3 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, 5वें दिन अपने आप कम होने लगता है। अगर कम नहीं भी होता है तो हम मेडिसिन ले लेते हैं, उसके बाद वो अपने आप ही 6-7 दिन के बाद कम से कम तो ठीक हो ही जाता है। ज्यादा से ज्यादा अगर फीवर जैसी कंडीशन है तो 10 दिन, 15 दिन जैसी चीजों में ठीक जाता है। नेक्स्ट फिर आपका आता है दीर्घकालिक रोग, यानी कि वो बीमारियां या वो रोग जिनकी टाइम अवधि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या ज्यादा 6 महीने तक हो जाती है। और वो इतनी लंबी अवधि तक के लिए हो जाते हैं कि वो हमारे शरीर पर नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे लगातार गिराते जाते हैं। ठीक है, दीर्घकालिक रोगों की श्रेणी में आपका आता है तपेदिक, जिनके आप सिर्फ बोलते हो टीबी। ठीक है, मतलब आप गांव में जाओगे तो टीबी बोलेंगे। इसे हृदय का क्षय रोग भी बोलते हैं। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, ये आपका जो हृदय में आप बोलते हो ना कि हृदय में क्षय रोग हुए हैं, ये उसे ही बोलते हैं। इसकी अवधि 6 महीने तक होती है कि ये इतना लंबा खिंच जाता है जब हमारा जो इन्फेक्शन है वो पूरे फेफड़ों में, पूरे लंग्स में इस तरीके से फैल जाता है कि वो हमारी पूरी हेल्थ को धीरे धीरे गिराने लगता है। तो उसका मेडिकेशन, उसका खत्म करने की जो अवधि है वो 6 महीने लग जाती है कि 6 महीने बिना हमें रुके, बिना किसी रुकावट के वो कोर्स करना होता है, तब जाके हमें इस रोग से मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो अगर आप दीर्घकालिक रोगों की बात करते हैं तो उसमें सबसे एग्जाम्पल जो आता है आपका तपेदिक, टीबी आता है। फिर असंक्रामक रोग जो होते हैं, असंक्रामक रोग जो ना तो किसी के छूने से फैलते, ना ही सडनली होते, और ना ही मतलब कि बोल रहे कि कम अवधि के लिए होते हैं, ज्यादा अवधि के लिए होते हैं, इनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, असंक्रामक रोग वो होते हैं जो हमें या तो जेनेटिकली मिलते हैं, यानी कि हमारा जो आनुवंशिक तरीके से हैं वो मिलते हैं, जैसे कि कैंसर हुआ, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो हमें जेनेटिक तरीके से मिलते हैं, या मतलब हमारे पेरेंट्स की वजह से मिल जाते हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं, हर कैंसर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट आपका ब्लड प्रेशर हुआ, बीपी की प्रॉब्लम हुई, आपका शुगर हुआ, ये आपको एक दूसरे से छूने से, एक दूसरे को संपर्क में आने से, रिलेशन में आने से ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। या मैं बोल दूं कि हवा, पानी, इन सब के थ्रू इन्हें माध्यम की जरूरत होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये असंक्रामक रोग इन्हें इसीलिए बोला गया है कि मतलब एंड आपका ब्लड प्रेशर, ये बीमारियां जो होती है असंक्रामक रोग की श्रेणी में आती है।
अब लास्ट में जो आपका आता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग में ऐसे रोग या ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे के संपर्क में आने से, छूने से, कभी कभी एक दूसरे के साथ रहने से, रिलेशन से, एंड आपकी जिन्हें फैलने के लिए हवा, पानी, ऐसे मीडियम की जरूरत होती है, वो आपकी संक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। और स्पेशली इसमें एक पॉइंट होता है, जो माध्यम होता है ना, जो संक्रामक रोग होते हैं वो जिस वजह से होते हैं, जो कारण होता है उनका, वो होते हैं सूक्ष्म जीवों यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी प्रेजेंस। यानी कि आपके वो रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से, एक दूसरे को छूने से, एक दूसरे के साथ रहने से होते हैं, और साथ ही जिनका मुख्य कारण सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति होता है। ये जो रोग फैलते हैं वो सूक्ष्म जीवों की वजह से फैलते हैं। ये बात दूसरी है कि उन्हें फैलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, या तो वो सेक्सुअल रिलेशंस की वजह से फैलते हैं या फिर आपके हवा या पानी की वजह से फैलते हैं। ठीक है। तो जो संक्रामक रोग होते हैं वो जिसमें जो सूक्ष्म जीव जिनकी वजह से होते हैं उन्हें एक क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है, इनके क्लास के अंदर रखा है कि वो किन किन सूक्ष्म जीवों की वजह से होते हैं। तो नंबर 1 में सबसे पहले आता है वायरस। ठीक है। सेकंड वन जो उसमें है वो है आपका बैक्टीरिया। इन माइक्रोब्स को जिसकी वजह से संक्रामक रोग होते हैं उन्हें एक श्रेणी में बांटा गया है। वो श्रेणी ये है कि उसमें सबसे पहले वायरस रखे गए हैं, फिर बैक्टीरिया, नंबर 3 फंजाई, एंड लास्ट वन इज प्रोटोजोन्स। इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है। अब अगर इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में हम बात करें तो वायरस जिन बीमारियों को फैलाता है उससे खांसी जुकाम, यानी कि आपका जो खांसी जुकाम होता है वो वायरस से फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा आता है आपका। ठीक है। आपका डेंगू जो बुखार है वो भी आपका वायरस से फैलता है। फिर अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया में आपका टाइफाइड, ठीक है, बैक्टीरिया में जो आपका टाइफाइड है, एंड आपका ट्यूबरकुलोसिस यानी कि आपका टीबी, जिसे आप हृदय का क्षय रोग बोलते हैं, ये बीमारी जो होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। नेक्स्ट आपका फंजाई, जो आपकी स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो आपकी मोस्टली फंजाई की वजह से होती है। ठीक है। स्किन संबंधी जो या त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं, रैसेस होना, दाद, खाज, खुजली होना, ये सब आपको फंगस यानी कि फंजाई की वजह से होता है। नेक्स्ट आपका तो प्रोटोजोन यानी कि जो आपका काला आजार है, ये फीवर का नाम है काला आजार। ये जो प्रॉब्लम होती है ये प्रोटोजोन्स की वजह से होती है। ठीक है। इतनी बात समझ में आती है अब? ठीक है, इतना समझ में आता है। नेक्स्ट आपका आता है कि रोग फैलने के साधन क्या होते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको क्या है तो लिख के बताऊं। आप ये नॉर्मल सी चीज है, किसी को खांसी जुकाम है, आप जोर से चीख मार देते हो, आसपास के जो जितने भी लोग हैं आपके, मतलब आप अगर एक रूम के अंदर बैठ के आपकी फैमिली में, अच्छा एक फैमिली का एग्जांपल ले लो, अगर एक फैमिली में किसी बंदे को खांसी जुकाम है तो डेफिनेट सी बात है जिसका जो प्रतिरक्षा यानी कि इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो उसे वो खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाने हैं, कि जो छींक मारता है वो हवा में बूंदों के तैरता हुआ वायरस के रूप में एक दूसरे को इफेक्ट कर देता है। तो हवा, पानी, हमारा पर्यावरण, पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतु, ये सब एक माध्यम का काम करते हैं, तो जिन्हें हम रोग फैलने के साधन के रूप में बोल सकते हैं। कि अगर साधन हमसे कोई पूछता है तो वो सारे माध्यम जिनकी वजह से एक बीमारी दूसरे बंदे को लग जाती है, ये सब हमारे रोग फैलने के साधन के बारे में आते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है उपचार के नियम। आप अपनी बुक में देखना, नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है वो है उपचार के नियम। ठीक है। अब उपचार के नियम क्या है? अब इसी बात है कि आपको कोई बीमारी हुई है, या आप लगा लो जैसे कि आपको फीवर रिलेटेड ही लगा लो कि कोई फीवर है, मतलब आपको हुआ है, चाहे वो टाइफाइड हो, सपोज करो कि आपको टाइफाइड हुआ है। तो अगर जब हम उपचार के नियम की बात करते हैं तो हमारे पास दो बातें आती हैं भाई, या तो मैं उस बीमारी के प्रभाव को कम कर दूं, प्रभाव को कम कर दूं, या फिर दूसरा जो आपका ऑप्शन आता है वो ये होता है कि मैं उस बीमारी का कारण पता करके उस कारण को खत्म कर दूं।
कारण को खत्म कर दूं। समझ रहे हो? उपचार के नियम में दो बातें आती हैं, प्रभाव को, पहले कि प्रभाव को कम कर दो, जो आपको प्रॉब्लम है आप उसके इफेक्ट को कम कर दो। नेक्स्ट आपका आता है कि कारण को खत्म कर दो। आप पहली बात को समझते हैं, प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। आपको पता है कि आपके घर में जो आपको बीमारी हुई है, टाइफाइड हुआ है, वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। नेक्स्ट, अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, जो टाइफाइड है वो किस वजह से हो रहा है कि आपके आसपास के एरिया में मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, गंदा पानी कलेक्ट हो रहा है, दूषित पानी एक दूसरे के थ्रू हम पी रहे हैं, मतलब जो पानी हमारे पीने का है वो हम अच्छे तरीके से प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, वो गंदा पानी हम पी रहे हैं। हमें नहीं पता है कि उस पानी के अंदर कितने वायरस, कितने बैक्टीरिया मौजूद हैं। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, हम गंदी हवा वाले वातावरण में रह रहे हैं, क्योंकि दूषित हवा जो है, दूषित वायु है, वो कहीं ना कहीं जाके हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रही है, हमारा इम्यून सिस्टम बिगाड़ रही है। तो जब मुझे पता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो सिर्फ टाइफाइड ही नहीं है, वो टाइफाइड हो, कोई चेचक हो, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, मुझे पता है कि मेरी जो हेल्थ इफेक्ट हो रही है वो इन रीजंस की वजह से हो रही है कि मैं गंदा पानी पी रही हूँ, या फिर आसपास के माहौल में, गंदे माहौल में रह रही हूँ, और वहां पे धूल मिट्टी या फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं जो सांस के थ्रू मुझे जा रहा है, जो मेरी हेल्थ को बिगाड़ रहा है, मुझे रीजंस पता है। तो मैं क्या करती हूँ कि उनसे दूर हो जाती हूँ। मैं पानी को उबाल कर पीना शुरू कर दूं, या फिर पानी के अंदर बहुत से केमिकल्स आते हैं जिन्हें हम यूज करके उस जो टॉक्सिक इफेक्ट है, उसमें उस टॉक्सिक इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसी तरीके से जो हवा है, कुछ टाइम के लिए अपना उस हवा से थोड़ा दूर चले जाओ, ताकि वो चीजें मुझे इफेक्ट ना कर पाए। तो सीधी बात है, प्रभाव कम हो गया। जब प्रभाव कम होगा तो बीमारी धीरे 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 थोड़ी सी कम होगी। सेकेंड, अगर ये नहीं कर पा रही हो, इसके साथ साथ बीमारी खत्म नहीं हो रही, मतलब इफेक्ट को कम कर दिया और इससे बीमारी खत्म नहीं हो पा रही, तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि मैं उसका कारण पता लगाऊं कि मेन रीजन उसका क्या है, कि ऐसा वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मुझे टाइफाइड हो गया। मुझे पता है कि मुझे फीवर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे टाइफाइड है। तो सीधा से क्या है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास डॉक्टर टेस्ट लिखेगा, वो आपको बताएगा कि आपको टाइफाइड है, और इस वाले बैक्टीरिया की वजह से वो आपको क्या देगा, एंटीबायोटिक। जब वो आपको एंटीबायोटिक देगा, वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगी और जो माइक्रोब्स वहां प्रेजेंट है उन्हें खत्म करेगी। देन धीरे धीरे आपकी हेल्थ रिकवर होगी, आप ठीक होंगे। तो सेकंड, ये दो ऑप्शंस आते हैं, इन दो की वजह से हम इन दो को ही मिलाकर क्या बोल देते हैं, उपचार के नियम। अब जब हम कारण को खत्म करने वाली बात करते हैं, तो यहाँ मेडिकेशन से हम कारण खत्म कर सकते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, मेडिकेशन लेते हैं, वो कारण खत्म हो जाता है। बात आती है एंटीबायोटिक्स। यहाँ एक वर्ड हमने यूज किया, एंटीबायोटिक क्या होती है। ठीक है, अब एंटीबायोटिक क्या होती है, जो बैक्टीरिया होता है, जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो जैव प्रक्रिया के लिए या अपनी लाइफ साइकिल के लिए, जब उसका लाइफ साइकिल होता है, वो क्या करता है, अपनी मशीनरी यूज करता है, यानी उसकी जो बायोलॉजिकल मशीनरी है वो उसे यूज करता है, और वो यूज करने के बाद अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझते हो कि वो सेल वॉल जो होती है, मतलब हमने जब सेल के बारे में पढ़ा था, हमने सेल वॉल के बारे में भी पढ़ा था। सेल वॉल क्या होती है, हमें एक प्रोटेक्शन देती है, मतलब सेल्स को प्रोटेक्शन देती है हमें। जो सेल को प्रोटेक्शन देने के लिए जो उसका मेन फंक्शन है वो परफॉर्म करता है सेल वॉल। लेकिन हम पेनिसिलिन जब देंगे तो पेनिसिलिन क्या करती है, पेनिसिलिन उस सेल वॉल वाले फंक्शन को ना खत्म कर देती है। यानी कि भाई बैक्टीरिया क्या कर रहा है, सेल वॉल बना, जो सेल वॉल है उसकी उसे बना रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बना रहा है। और जब सेल वॉल बनेगी तो हमसे नॉर्मली कोई भी दवाई दे दे तो वो इफेक्ट नहीं करेगी और बैक्टीरिया को खत्म नहीं करेगी, यानी कि इस बीमारी को खत्म नहीं करेगी। लेकिन जब हम पेनिसिलिन देंगे तो पेनिसिलिन बनी इसलिए होती है कि वो सबसे पहले बॉडी के अंदर जाके उस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनाने वाली प्रोसेस है ना, वो उसे रोक देगी। जब वो उस प्रोसेस को रोकेगी तो सेल वॉल बनेगी नहीं, बैक्टीरिया को जो सिक्योरिटी होती है, जो प्रोटेक्शन होता है, वो कहीं से प्रोवाइड नहीं होगा। तो फाइनली क्या होगा, जब हम मेडिकेशन देंगे मरीज के अंदर या मरीज की बॉडी के अंदर, तो वो इफेक्ट करेगा, वो प्रभाव जो दवाइयां हम उसे देंगे वो उसे कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। भाई अगर सेल वॉल है वो उसे सुरक्षा प्रदान कर रही है बैक्टीरिया को, लेकिन जब वो सेल वॉल ही नहीं है, पेनिसिलिन नाम की जो दवाई है वो सेल वॉल को खत्म कर दे रही है, यानी कि सेल वॉल बनाने वाली जो प्रोसेस है उसे खत्म कर दे रही है।
तो फिर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं, जब सेल वॉल नहीं बची तो फिर जब उसे मेडिकेशन देंगे वो डायरेक्ट बैक्टीरिया पे इफेक्ट करेगा, उसे मारेगा और जो बीमारी है उसे खत्म कर देगा। अब बात आती है कि जब एंटीबायोटिक बन सकती है तो एंटीवायरल क्यों नहीं बन सकती? तो एंटीवायरल ना बनने का एक रीजन ये है कि जो वायरस होते हैं उनकी वो अपनी जैव प्रोसेस के लिए ना खुद की मशीनरी यूज नहीं करते। बैक्टीरिया क्या करता है, मैंने अभी बताया, बैक्टीरिया करता है कि अपनी जैव मशीनरी का यूज करता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वायरस के अंदर ऐसा नहीं होता। वायरस अपना जिंदा रहने के लिए वो ह्यूमंस की जो मशीनरी होती है वो उसे यूज करता है, ठीक है। इसलिए एंटीवायरल जो मेडिसिन होती है वो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये सीधा जाके डायरेक्ट इंसान की बॉडी पे भी अटैक कर सकती है। एंटीबायोटिक की हम जब बात करते हैं तो एंटी जो बायोटिक होती है वो सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट करती है, क्योंकि जो ह्यूमन सेल्स होती है वो सेल वॉल नहीं बनाती, ठीक है। ह्यूमन सेल वॉल नहीं बनाती, इस वजह से एंटीबायोटिक सीधा बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट करेगी। एंटीवायरल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो क्योंकि ह्यूमंस की मशीनरी यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं इफेक्ट रखता है कि वो मनुष्य के दूसरे पार्ट्स को भी या जो जीव होते हैं उनके दूसरे पार्ट्स को भी इफेक्ट कर दे। इस वजह से ये वाली जो एंटीवायरल जो मेडिसिन है ये बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इतनी बाउंडेशंस के बाद आज एड्स जैसी जो बीमारियां होती है उनके लिए एंटीवायरल जो मेडिसिन है वो अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है निवारण के सिद्धांत। निवारण के सिद्धांत में दो चीजों को मैंने रखा गया है कि सामान्य विधि, यानी कि जो रोग है उस रोग के जो निवारण है, इनके रोग से बचने का जो उपाय है, उसमें दो सिद्धांत आते हैं, एक सामान्य विधि वाला और एक विशिष्ट विधि वाला। सामान्य विधि क्या है कि रोगी से दूर रहो, उस माहौल से दूर रहो, तो वो सब आपके सामान्य विधि के अंतर्गत आएगा। विशिष्ट विधि में आपका प्रतिरक्षा तंत्र आता है, प्रतिरक्षा तंत्र। अब प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? जब कोई भी बाहर से वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर अटैक करता है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ रोगाणुओं से लड़ने वाली सेल्स होती हैं, कुछ विशिष्ट सेल होती हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है या हम अच्छे से अपनी डाइट ले रहे हैं, हमारा पोषण अच्छे तरीके से हो रहा है, तो जो बाहर से अटैक करने वाला बैक्टीरिया जब वो प्रतिरक्षा तंत्र पर अटैक करता है हमारी बॉडी के, तो जो विशिष्ट सेल्स होती हैं वो उस बैक्टीरिया को लड़कर उसे खत्म कर देती हैं। तो सीधा सा इफेक्ट क्या होता है कि हम बीमार नहीं होते। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, विशिष्ट सेल्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम बन पाती है, तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है एंड कहीं ना कहीं हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को खत्म करता है और उसके बाद हमारी बॉडी को बीमारियों से गिरा देता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप ले लो तो एड्स में क्या होता है कि एड्स में जो वायरस होता है वो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को सबसे पहले खत्म करता है हमारी बॉडी के अंदर। वो सबसे पहले एंटर करने के बाद क्या करेगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है सबसे पहले वो उसे ही डिस्ट्रॉय करेगा। उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद वो आसानी से लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है, धीरे धीरे पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लेता है। अब प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होता है कि अगर आज आपके टाइम में देखो, आज पूरे विश्व में चेचक जैसी बीमारी कहीं नहीं है, लेकिन अगर आज से आप 100 साल पहले जाओ तो वो एक महामारी के रूप में उभरा था, लेकिन हर कोई उसकी चपेट में था। लेकिन उस सब के बावजूद एक वर्ग ऐसा था या एक सोसाइटी ऐसी थी कि जिस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर कहीं ना कहीं वैसे निशान थे और उन लोगों को वो बीमारी पहले हो चुकी थी। अब वो बीमारी पहले होने के बाद उसके जो प्रतिरक्षा तंत्र था उसने ऐसी एंटीबायोटिक सेल्स का निर्माण किया होता है, ऐसी एंटीबॉडीज का निर्माण किया होता है अपने बॉडी के अंदर कि जब उस चेचक वाले वायरस ने उस पर दोबारा अटैक किया तो वो उसे अच्छे से फेस कर पाया और उसे इफेक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, इतना समझ में आता है। एक इसके साथ एक चीज और भी देख लो कि जब कोई बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, ये सवाल आता है कि वो हमारी बॉडी के, मैंने जैसे बताया कि एड्स का वायरस है वो सीधा सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म करता है। ठीक है, तो ऐसे एक क्वेश्चन होता है कि जब हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस एंटर करता है तो क्या पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गन को जाता है, पर्टिकुलर टिश्यू को इफेक्ट करता है? तो ये मोस्टली उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वायरस या बैक्टीरिया या कोई बाहरी जो जीव का वाहक है, बाहरी रोग का वाहक है, वो हमारे शरीर में एंटर कहां से होता है। अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में नाक के थ्रू जा रहा है तो सीधी सी बात है वो हमारे फेफड़ों में क्षय रोग, जो तपेदिक होता है, टीबी होता है, उसे कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, वो चीज बनेगी।
ठीक है। अगर वही चीज हमारे मुंह के थ्रू या कोई बैक्टीरिया कोई वायरस हमारे मुंह के थ्रू जा रहा है तो हमारे आहार नाल यानी कि हमारे पाचन तंत्र को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगा। कुछ चीजों में ऐसा नहीं होता। और एक जैसे कि यकृत आपका होता है लीवर, उसमें अगर कोई चीज इफेक्ट कर रही है तो वो धीरे धीरे आपका ब्लड वाला जो सिस्टम है वो खत्म कर देगा। लेकिन कुछ चीजों में ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपका एड्स का वायरस है, वो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, लेकिन वो सबसे पहले जाके क्या करता है, वो धीरे धीरे लसीका ग्रंथियों को खत्म करता है, आपके इम्यून सिस्टम को खत्म करता है। तो इसका अगर अपवाद आप देना चाहे तो कुछ बैक्टीरिया या कुछ वायरस ऐसे भी हैं जो आप जहां से जाते हैं उस चीज को इफेक्ट ना करके कहीं और पूरी बॉडी में इफेक्ट करते हैं। ठीक है। वैसे तो आपका चैप्टर निवारण के सिद्धांत पर खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है कि कुछ बीमारियां के नाम पूछ लेते हैं और उन्हें पूछ लेते हैं कि मतलब ये वाली बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, अगर होती है तो कौन से बैक्टीरिया वायरस की वजह से होता है। तो जैसे हमने अभी संक्रामक रोगों में पढ़ा था कि वो एक क्लास में डिवाइड किया गया कि कुछ बैक्टीरिया है, कुछ वायरस है, कुछ फंजाई है एंड कुछ प्रोटोजोन्स है जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो उसमें से कुछ मैं यहाँ पर बता रही हूँ, वो एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है। अब टिटनेस जो होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नाम के ना एक बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से। ठीक है। ये बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस, हेजा और अक्षय रोग यानी कि आपका टीबी से, ठीक है, ये तीनों आप किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। अलग अलग बैक्टीरिया से होती है। कौन से बैक्टीरिया से होती है? टिटनेस आपका होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी से, हैजा आपका होता है विब्रियो कोलेरी से, एंड क्षय रोग जो होता है यानी कि आपका ट्यूबरकुलोसिस वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ठीक है। फिर वो वाली प्रॉब्लम्स जो आपकी जो बीमारियां हैं जो आपकी वायरस की वजह से होती हैं वो कौन सी है? आपका एड्स एंड आपका इन्फ्लुएंजा। मतलब ये एक दो के नाम लिख पा रही हूँ, ध्यान से देखना। एड्स से होता है वो HIV, देन जो इन्फ्लुएंजा होता है वो आपका मिक्सो वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट एक आया था आपका जो प्रोटोजोन्स होता है वो किसकी वजह से, उससे बीमारी कौन सी होती है? कालाजार। कालाजार जो होता है वो लीशमानिया डोनावेनी की वजह से होता है और ये एक प्रोटोजोन है। ठीक है। तो वापस एक बार देखो, टिटनेस आपका होगा क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी की वजह से, हैजा आपका होगा विब्रियो कोलेरी की वजह से, क्षय रोग होगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। तीनों ही बीमारियां आपकी बैक्टीरिया की वजह से होंगी, यानी जो माइक्रोब्स होंगे वो कौन से होंगे? बैक्टीरिया। नेक्स्ट आपको जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं जैसे कि एड्स हुआ वो आपका HIV वायरस से होगा, इन्फ्लुएंजा हुआ वो आपका मिक्सो वायरस की वजह से हुआ। नेक्स्ट फिर आपका आता है कालाजार जो लीशमानिया डोनावेनी की वजह से होता है जो कि एक प्रोटोजोन्स है। तो यहीं पर आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है। थैंक यू।